माई सेल्फ हरप्रीत। हमारे आज के प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आज का प्रोग्राम करने के बाद आपको जो पता चलेगा वो है कि किस तरह से आप अपने घर में डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको उनकी पहचान करना आ जाएगा, मीन्स आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सेकेंडली, आपको पता चल जाएगा कि कौन से काम के लिए आपको कौन सा अप्रोप्रिएट टूल या इक्विपमेंट यूज करना चाहिए ताकि आपका समय और आपकी एनर्जी बच सके। थर्ड, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर हैं। आप इतने सारे इक्विपमेंट्स, इतने सारे टूल अपने घर पे यूज करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही संभल के और प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ फॉलो करके यूज किया जाए। तो तीसरी बात जो आप इस प्रोग्राम से सीखेंगे वो है प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी जो सावधानी आपको उन इक्विपमेंट्स को यूज करने के लिए बरतनी चाहिए। उसके बाद आप सीखेंगे कि इन इक्विपमेंट्स की कैसे केयर करते हैं, कैसे मेंटेन करना चाहिए ताकि आप इसको ज्यादा समय तक इस्तेमाल कर सके। आपके घर में बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर उसको ध्यान से हम ना यूज करें या उसका ध्यान से देखभाल नहीं करें तो वो खराब हो सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम ये भी सीखेंगे कि क्या क्या केयर और क्या क्या मेंटेनेंस आपको करनी चाहिए, किन किन गाइडलाइंस का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो ज्यादा दिन तक चल सके। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि ये जो टूल्स, इक्विपमेंट्स है किसी ना किसी फ्यूल से, किसी ना किसी एनर्जी से या किसी ना किसी सोर्स से चलते हैं, तो उनकी वेस्टेज रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज के प्रोग्राम से हम सीखेंगे वो है इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम अपने फ्यूल को, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, अपने वाटर को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सो आज के ऑब्जेक्टिव्स हमारे प्रोग्राम्स के ये हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स। सबसे पहले, अब हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स होते क्या हैं? हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स वो मशीनरी है जो कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। हमें घर में कितने काम होते हैं, कुकिंग करनी होती है, क्लीनिंग करनी होती है, खाने को अच्छी तरह से स्टोर करके रखना होता है ताकि वो जर्म्स से खराब ना हो जाए। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है डिफरेंट मशीन्स या इक्विपमेंट्स की। सो आज का टॉपिक हमारा इसी के ऊपर है कि कितने तरह के इक्विपमेंट्स हमारे घर में हम यूज करते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। सो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स एक तरह की मशीनरी है जिसको आप यूज करते हैं ताकि आपका काम बहुत ही ज्यादा सरल तरीके से हो सके। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों ये इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए। ये घर में जितने भी टूल्स हैं, जितने भी गैजेट्स हैं या जितने भी तरह के इक्विपमेंट्स हैं, इससे हमारे को क्या फायदा है। तो सबसे पहला जो फायदा है वो है ये हमारा समय बचाता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए पहले की जिंदगी में वापस चलते हैं। पहले हमारी मम्मी जो है वो खाना बनाती थी तो मसाले या चटनी वो सिलबट्टे पे पीसा करते थे, तो कितना समय लग जाता था। लेकिन अब अगर देखा जाए कितनी अच्छी इन्वेंशंस हो गई हैं। हमारे पास मिक्सी है, क्या करना है, बस सारा सामान बीच में डालिए और एक बटन दबाइए, आपके सामने चटनी तैयार। तो इससे कितना ज़्यादा समय आपका बचता है। सो सबसे पहला अगर मैं फ़ायदा देखूं इन मशीन, इन गैजेट्स या इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करने का, ये हमारा समय और हमारी एनर्जी को बचाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारी काम की क्षमता को इम्प्रूव करता है। अगर आप एक ही काम में घंटों लगा देंगे तो आपकी तो बॉडी है ये थक जाएगी, लेकिन अगर यही काम आप मशीन के द्वारा करेंगे तो आपके काम की क्षमता भी बढ़ेगी और आपके काम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आएगी। तीसरा है ये आपके एफर्ट को रिड्यूस करता है। अब सपोज कीजिए अगर आपको घर में झाड़ू ही लगाना है, सिंपल सी बात है, घर में गंदगी हो गई है, आपको सफाई करनी है, तो घंटों आप झाड़ू लगाते रहेंगे। लेकिन अगर वही मैं एक मशीन की बात करूं तो आपके घरों में वैक्यूम क्लीनर है, बस एक बटन ऑन कीजिए और पूरा घर साफ। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एफर्ट्स को भी बचाता है और हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। मुझे अगर कहीं काम पे जाना है, मुझे सफाई भी करनी है, मुझे खाना भी बनाना है, मुझे कहीं काम करने हैं, तो इस टाइम पे क्या होगा, मुझे सहायता लेनी पड़ेगी इन मशीन्स की जो मेरे काम को बहुत सिंपल और जल्दी तरीके से करने में मेरी मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मशीन हमारे एफर्ट को और हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है। आगे इसका फायदा क्या है कि ये हमारे टास्क को, यानी हमारे काम को बहुत ही ज़्यादा सरल और कंफर्टेबल बनाती है। मैं बहुत ही जल्दी से अपना काम कर सकती हूँ। अब मुझे सब्जी बनानी है,
घंटों घंटों पहले के ज़माने में लोग चूल्हे पे काम करते थे, लकड़ियाँ जला के काम करते थे, लेकिन अब हमारी साइंस ने, इतनी टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा आगे मशक्क़त कर ली है कि हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, वो हमारे काम को सिंपल बनाती है। करना क्या है, बस प्रेशर कुकर में रखिए और खाना आपका 15 मिनट में तैयार। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमारे काम को बहुत कंफर्टेबल करती है। उसके बाद इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, ये हमारी लाइफ को एक क्वालिटी देती है, हमारी लाइफ को एक बेहतर ज़िंदगी बनाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है आपके काम, आपके पास लेजर टाइम होगा, आप अपना समय निकाल पाएंगे, आप आराम कर पाएंगे, आप अपना काम बहुत ही ईजी वे में कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो जीने का या आपकी लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो इन मशीन की सहायता से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। आगे इसका जो बेनिफिट है वो है कि आपको लेजर टाइम देता है। लेजर टाइम क्या है कि अगर मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे दिन भर घर में काम ही करना पड़े तो मेरा सारा वक्त तो काम करते ही निकल जाएगा। फिर ना तो मेरे पास आराम है, ना मेरे पास घूमने का समय है, ना मैं कहीं शॉपिंग पे जा सकती हूँ। तो अगर आप इन मशीन की सहायता से अपना काम करेंगे, आपके पास समय बचेगा खुद के लिए। आप शॉपिंग पे जा सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी फेवरेट हॉबीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन मशीन की सहायता से आपको लेजर टाइम मिलता है। लेजर टाइम यानी खुद के लिए समय। उसके बाद जो इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो है आपको वैरायटी ऑफ फूड मिल सकता है। आज के टाइम पे अगर आप देखें, हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं, हमारे पास अवन है, हमारे पास OTG है, हमारे पास कितने सारे टोस्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक स्कोप देता है कि हम अपने कुकिंग की जो हॉबीज़ हैं या कुकिंग को हम बहुत वैरायटी में एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप बेकिंग कर सकते हैं, आप सॉटिंग कर सकते हैं, आप ग्रिलिंग कर सकते हैं, आप घर में बैठे बैठे अनगिनत व्यंजन बना सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आपके रोज़ खाने की ज़िंदगी में एक वैरायटी लेकर आया है ये मशीन्स और ये जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है या इसकी इम्पॉर्टेंस कह लीजिए वो है डोवेटेलिंग। डोवेटेलिंग का मतलब है मल्टीटास्किंग, यानी एक ही समय में बहुत सारे काम करना। अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक वर्किंग लेडी भी हूँ। अब मुझे समय पे काम पर भी पहुंचना है, लेकिन मैं अपने घर को तो इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे कुकिंग भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, क्लीनिंग भी देखनी है, 100 तरह के काम देखने हैं, लेकिन समय मेरे पास उतना ही है। उस टाइम पे ये मशीन्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होती हैं। वो कैसे? अब देखिए, अब मुझे सुबह उठ के, आप ऑफिस जाते हैं, आपको सुबह सुबह जल्दी होती है, आपको ये भी करना है, बच्चों को खाना पैक करके देना है, कुकिंग करनी है, खुद भी रेडी होना है। उस टाइम पे मशीन्स कैसे हेल्प करेंगी आपकी? सपोज कीजिए आपको बच्चों के लिए कुछ मिल्क शेक बनाना है, आप मिक्सी पे मिल्क शेक बना रहे हैं, इमीडिएटली आपको खाना बनाना है, आपने फटाफट से कुकर पे खाना भी रख दिया, सब्जियां गर्म करनी है, आपने माइक्रोवेव में सब्जी गर्म करने भी रख दी। तो एक तरह से आप देखें कि एक ही टाइम पे आप 2-3 काम एक साथ कर रहे हैं। तो इनको हम कहते हैं डोवेटेलिंग। इसका मतलब है उसी नियमित समय में आप एक से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। तो मशीन की सहायता से ये पॉसिबल है। अगर मैं एक अकेली लेडी, अगर मुझे सारा काम करना है तो मुझे इधर भी भागना है, मुझे उधर भी भागना है, अगर ये मशीन ना हो तो मेरा काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। सो कहीं ना कहीं ये मशीन आपकी दोस्त है जो आपके काम को सरल बनाती है और एक ही समय में आपको स्कोप देती है कि आप बहुत सारा काम कर सके। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा, अब इनकी कितनी तरह की वैरायटी होती है, आप कहें कितनी तरह की क्लासिफिकेशंस होती हैं। इक्विपमेंट्स मेजरली अगर हम अपने घर में देखें, आसपास देखें, आप घर में किचन में देखें, बाहर देखें, जो डेली आप यूज़ करते हैं उसमें देखें, तो 2 तरह के होते हैं। आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल वो अप्लायंसेस होते हैं, या इलेक्ट्रिकल कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें आपके जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी अप्लायंसेस हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है। मतलब आपको उनको प्लग इन करना पड़ता है और करंट की सहायता से वो वर्क करते हैं। जैसे कि टोस्टर है, मिक्सर ग्राइंडर है, आपकी हॉट रॉड्स हैं, आपका रेफ्रिजरेटर है, आपकी वॉशिंग मशीन है। ये सारे आइटम्स जो हैं वो है इलेक्ट्रिकल आइटम्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं। तो हमारी पहली कैटेगरी इक्विपमेंट्स की होगी इलेक्ट्रिकल। ना दूसरी कैटेगरी है आपकी नॉन इलेक्ट्रिकल वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो किसी फ्यूल से चलते हैं, चाहे वो किसी प्रेशर से चलते हैं, या वो वैक्यूम क्रिएट करके चलते हैं, या वो नेचुरल एनर्जी जैसे सनलाइट है। आपको तो पता ही होगा कि सनलाइट आपकी नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो ऐसा ही एक इक्विपमेंट है जो सनलाइट से चलता है। फॉर एग्जाम्पल आपका सोलर कुकर।
सोलर कुकर आपने देखा होगा घरों में यूज़ होता है, जो कि सन की एनर्जी से, जिसको हम सन रेज कहते हैं, वो आपके इस पैनल पे पड़ती है, उसको हीट अप करती है और वो हीट एनर्जी जो कन्वर्ट करती है वो हमें कुकिंग में हेल्प करती है। आपने कई बार देखा होगा स्ट्रीट लाइट्स के आसपास सोलर पैनल्स लगे होते हैं। सो दीज सोलर पैनल लाइट्स विल हेल्प यू टू गिव इलेक्ट्रिसिटी। जो हम रात को जो आप देखते हैं कि आपके बल्ब्स जल रहे हैं, ये कैसे वर्क करते हैं? दिन में ये सारे चार्ज होते हैं, मतलब कि दिन में इनमें जो सोलर एनर्जी है या हमारी सनलाइट है ये स्टोर हो जाती है इनकी स्टोर हाउस में। उसके बाद रात को जब आपको लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ती है तो इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करी, इसमें आपने क्या यूज़ किया, वो है सन की एनर्जी यानी सोलर एनर्जी। सो कई इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो इसी तरह से रन करते हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो हमारी नेचुरल गैस हो जैसे CNG, चाहे वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जिसको हम LPG भी बोलते हैं। ये टूल्स और ये इक्विपमेंट्स हम नॉन इलेक्ट्रिकली कैटेगरी में इनको यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के देती हूँ, जैसे आपकी प्रेस हो गई, आपकी मिक्सर ग्राइंडर हो गया, आपका गीज़र हो गया, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, आपका टोस्टर हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। आपको इनको प्लग इन करना पड़ता है। जब आप इनको प्लग इन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है और उसकी सहायता से आपकी ये अप्लायंसेस वर्क करते हैं। सेकेंड कैटेगरी है हमारी नॉन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। अब है तो ये भी मशीन्स, लेकिन मशीन क्या है? मशीन एक सिंपल सी चीज़ है जो आपके काम को सरल बनाए, आपके काम को इजीली कर सके, आपकी लाइफ को बेहतर बनाए, आपका एफर्ट कम लगे और आपके काम की क्षमता ज़्यादा हो। सो कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके काम में हेल्प करती है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके काम को सरल बनाती है, कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे आप अपने काम को सिंपल तरीके से और कंफर्टेबल तरीके से कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके लाइफस्टाइल को भी इंप्रूव करती है, दैट इज़ मशीन। और ये आपकी दो तरह की होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एक है इलेक्ट्रिकल जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है, और एक है नॉन इलेक्ट्रिकल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। आपका मैनुअल एफर्ट आ गया, आपकी सोलर एनर्जी आ गई, आपकी नेचुरल गैस जिसको हम CNG भी बोलते हैं वो आ गया, बायोगैस आ गई, देन LPG आ गई। ये सारी कैटेगरीज आ जाती है नॉन इलेक्ट्रिकल, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, ये किसी भी डिफरेंट सोर्स से वर्क करेगी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपके हैंड बीटर हैं, उसमें आप क्या करते हैं, आप अपने हाथ की सहायता से मैनुअल तरीके से उसको ऑपरेट करते हैं। आपके सोलर कुकर्स हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सोलर कुकर में आप सन की एनर्जी से कन्वर्ट करके अपना काम सिंपल कर रहे हैं। जैसे आपका नॉर्मल अगर देखी जाए तो आपका ब्रूम है, आप ब्रूम क्या होता है, देयर इज़ अ रॉड होती है, उसके आगे एक ब्रूम लगा होता है जिससे आप अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर की बात करें वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, मतलब उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लेकिन अगर स्टैंडिंग ब्रूम की बात करें तो उसको आप चलाने के लिए सिर्फ आपकी बॉडी की एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी मूवमेंट चाहिए, तो वो हमारा आ जाएगा नॉन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। अब हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम इक्विपमेंट्स को डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की। सबसे पहले कैटेगरी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है हमारा आयरन। आयरन यानी इस्त्री, जिसको आप प्रेस भी बोलते हैं। अब आप तो सब जानते हैं कि इस्त्री करने के लिए हमारे पास बहुत डिफरेंट तरह की वैरायटी होती है। आप स्टीम प्रेस यूज़ कर सकते हैं, आप हैवी बेस प्रेस यूज़ कर सकते हैं, आप लाइट बेस प्रेस यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने के लिए जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो ये है कि आपका फैब्रिक कौन सा है जिसको आप आयरन करना चाहते हैं। अब अगर छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, आपको इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल के बीच में डिफरेंस समझाने के लिए, आपने धोबी की प्रेस तो ज़रूर देखी होगी, बहुत हैवी आयरन की प्रेस होती है जिसमें वो कोयला डाल के उसको गर्म करते हैं। उसका अगर बेस कभी देखेंगे बहुत हैवी होती है, एंड लिटरली अगर आपको वो उठानी पड़े तो इट्स वेरी हैवी। आप लिटरली उससे उठाकर अच्छी खासी एक्सरसाइज कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप धोबी वाली प्रेस देखेंगे गौर से तो वो कोई स्विच से नहीं चलती, वो चलती है आपकी कोल से, जिसको हम कोयला भी बोलते हैं। नाउ अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें कोई स्विच, कोई पावर, कोई करंट, कोई प्लग यूज़ नहीं हो रहा, तो वो हमारी कैटेगरी जो धोबी के पास होती है, इस्त्री जिसको बोलते हैं, वो हमारी आ जाएगी नॉन इलेक्ट्रिकल में। लेकिन अगर आप नॉर्मल आयरन की बात करें या नॉर्मल प्रेस की बात करें जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं, जिसको आप एक 3 पिन प्लग में डाल के उसका स्विच ऑन करके आप उसको गर्म करते हैं, फिर आप उसके फैब्रिक्स में यूज़ करते हैं, वो आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। अब आयरन क्या होती है? बेसिकली अगर आयरन की बात करें
तो आयरन एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जिससे आप अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं या आप उनको आयरन करते हैं, आप उनको इस्त्री करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेसिकली क्या होता है आयरन करना? जब आप अपने कपड़ों को आयरन करते हैं तो उनके ऊपर एक अलग सी शाइन आ जाती है, एक अलग सी चमक आ जाती है। जो भी कपड़ों में सिलवटें पड़ी होती हैं, क्योंकि प्रेस गर्म होती है, उससे वो सारी सिलवटें खत्म हो जाती हैं एंड आपका कपड़ा फ्रेश एंड क्लीन एंड शाइनी नजर आता है। लेकिन इस आयरन को इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रिकॉशंस और कुछ कुछ सावधानियां बरतनी होगी। अब वो सावधानियां क्या हैं? जब भी आप कोई आयरन को यूज करें, हमेशा ध्यान रखें कि आप उसको हमेशा साफ, क्लीन और शाइनी रखें। मतलब उसकी सरफेस पे कुछ जमना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, गर्म होने से चीज के नीचे ना कालापन आ जाता है, प्रेस के नीचे कालापन आ जाता है, वो आपके कपड़ों को खराब करता है। अगर आप वो काली प्रेस जो आपके सरफेस में काला काला आ गया है गर्म होने से, उसको अगर आप यूज करेंगे अपने कपड़ों में तो वो आपके कपड़ों को खराब करेगा। ना केवल खराब करेगा, वो उनको जला भी सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये बात ध्यान में रखना कि जो भी आपकी आयरन है उसको आप साफ सुथरा रखें, उसको आप बिल्कुल क्लीन करके रखें। साफ प्रेस होगी तो आपके कपड़े भी साफ होंगे एंड उनमें एक अलग से शाइन होगी। तो हमेशा अपनी आयरन के सरफेस को, स्पेशली उसके बॉटम को आप क्लीन करके रखें। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपने कपड़ों को डैम्प करते हैं या जब भी आप अपने कपड़ों को आयरन करते हैं, उसके बाद उसके नीचे के सरफेस को गीले कपड़े से ज़रूर साफ कर लें। नीचे के कपड़े की बात, अगर नीचे सरफेस की मैं बात करूं तो वो कौन सा सरफेस होता है? जो मेटल का। जब आप एक आयरन को देखेंगे तो आयरन के नीचे एक मेटल का सरफेस होता है जो कि गर्म होता है। उस गर्म सरफेस को जब आप अपने कपड़ों पे चलाते हैं, अपने फैब्रिक पे चलाते हैं, तो वो आपके कपड़ों को आयरन करता है, उनको स्टीम देता है, उनको हीट देता है, जिससे उनमें पड़े हुए रिंकल्स खत्म हो जाते हैं और उनमें एक अलग सी शाइन आ जाती है। तो यूज़ करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आयरन की सरफेस को, उसके बेस को एक डैम्प कपड़े से अच्छी तरह से साफ करें। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में लाना है वो है कि आप कभी भी आयरन को अनअटेंडेड नहीं छोड़ें। अनअटेंडेड ना छोड़ने का मतलब है कि आपने प्रेस करा, उसको स्विच में रखा, ऑन करके आप भूल गए और या आप कहीं चले गए या आप कहीं काम में लग गए। इससे क्या होगा, जो नीचे मेटल सरफेस है वो बहुत गर्म हो जाती है एंड अगर वो एक ही जगह पे रखी रहेगी या एक ही जगह पे पड़ी रहेगी तो वो उतने हिस्से को जला सकती है। उसमें आग लगने का भी खतरा है, शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कपड़े आयरन कर रहे हैं, एक तो आयरन करते समय कंटिन्यूअस मूवमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। एक ही जगह पे अगर आप आयरन रखेंगे तो उतना हिस्सा जल सकता है या उतने हिस्से में आपका कपड़ा जो है वो बेस के साथ चिपक सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आयरन करते समय आपको एक प्रॉपर मूवमेंट फॉलो करनी पड़ेगी। जब भी आप आयरन यूज़ करें, सबसे पहले आप कभी भी उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ें। हमेशा ध्यान रखें कि आप आयरन करते समय पूरे अलर्ट रहें और उसको एक कंटिन्यूएशन मूवमेंट में मूव करते रहें। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी आयरन को आप अपने हाथों से टच नहीं करें, क्योंकि वो आपके हाथ को जला सकती है। नाउ ये तो बात थी आयरन की। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं हम और ज्यादा टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में जानने के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। लर्नर्स, वेलकम बैक। अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट की, जो है हमारा टोस्टर। आपको तो पता ही है टोस्टर किस काम आता है। आपको अपनी ब्रेड टोस्ट करनी है या आपको सैंडविचेस बनाने हैं उसके लिए। लेकिन जो ये टोस्टर है ये थोड़ा सा डिफरेंट टोस्टर है। ये टोस्टर है आपका डबल स्लाइसेस के लिए। कोई भी ब्रेड आप यूज़ करते हैं, आप उसको टोस्ट करके खाना पसंद करते हैं, आप उसको थोड़ा सा क्रस्ट करके खाना पसंद करते हैं, तो इसके लिए हमारा टोस्टर बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। नाउ ये मशीन आपको कैसे हेल्प करती है? सपोज कीजिए मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये ब्रेड पीसेस को इसमें रख कर यू कैन डू लिटिल बिट ऑफ मोर वर्क। आप साथ साथ कोई और काम कर सकते हैं। विद इन 2 मिनट्स आपकी ब्रेड टोस्ट होकर आपके पास में आ जाएगी। नाउ इसको यूज़ करने के लिए भी आपको कुछ प्रिकॉशंस की ज़रूरत है जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। इस टोस्टर में आप सिर्फ ब्रेड्स ही डाल सकते हैं। आप इसमें चपाती या आप इसमें आटा या ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप टोस्टर यूज़ करें आप कुछ बातों का ध्यान दें। इसमें सिर्फ आप केवल ब्रेड्स को यूज़ करें और उन ब्रेड्स के बीच में कोई फिलिंग्स नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो फिलिंग मेल्ट होके आपके टोस्टर के स्ट्रैंड्स के साथ चिपक जाएंगी और शॉर्ट सर्किट होने का डर है। कभी भी चलते हुए टोस्टर में आप फोक या कोई शार्प चीज़ या कोई भी मेटल की चीज़ यूज़ नहीं करें, उससे आपको करंट लगने की संभावना है। कभी भी आप टोस्टर को अनअटेंडेड नहीं छोड़ें,
उसको शेक करके या उसको ज़ोर से हिला के उसके अंदर ब्रेड क्रम्स जो हैं उनको ना निकालें। इस तरह करने से उनकी जो अंदर की वायरिंग है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब टोस्टर ठंडा हो जाए उसी के बाद उसको क्लीन करें। बिना ठंडा हुए अगर आप टोस्टर टच करेंगे तो उसकी सरफेस जो है वो गर्म होती है, उससे आपके हाथ जलने का खतरा है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते समय सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी उसको गीले हाथों से टच नहीं करें या उसको ऊपर से सरफेस पे कवर ना करें। एंड ध्यान रखें कि जब भी आप उनको क्लीन करें आपके अप्लायंसेस ठंडे हो जाएं, उसके बाद ही आप उसको ऑपरेट करें। नेक्स्ट इक्विपमेंट है हमारा मिक्सर या फूड प्रोसेसर। अब आपको पता है, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि आपको बहुत चीज़ों में ग्राइंडिंग करने की ज़रूरत होती है, आपको पेस्ट बनाने की ज़रूरत होती है, आपको चटनी बनानी है, आपको शेक बनाने हैं, आपको कुछ ब्लेंडिंग करनी है। तो इन सब में आपका मिक्सर जो है वो बहुत तरह का यूज़फुल बेनिफिट देता है। अब मिक्सर्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। बेसिकली मिक्सर का पर्पस क्या है? ये चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन मिक्सर भी 2 तरह से ऑपरेट किए जा सकते हैं। एक आप यूज़ करते हैं इसको ड्राई ग्राइंडिंग के लिए, मतलब जैसे आपको सूखे मसाले पीसने हैं या आपको किसी चीज़ को क्रश करना है या आपको कॉफ़ी बीन्स को पीसना है, तो जिसमें आपको पाउडर सब्सटेंस चाहिए उसको हम ड्राई ग्राइंडिंग की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो एक हो गया आपका ड्राई ग्राइंडिंग। दूसरा है आपका वेट ग्राइंडिंग। इसमें आपको थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ती है ग्राइंडिंग करने के लिए। जैसे आपने चटनी बनानी है, आपने कोई शेक बनाने हैं, आपने स्मूदी बनानी है, तो थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसको पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं वेट ग्राइंडिंग। अब मिक्सर यूज़ करते समय भी बहुत प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप हमेशा जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसमें हैवी वोल्टेज या हैवी इलेक्ट्रिसिटी लगती है उसको हमेशा 3 प्लग पिन में ही यूज़ करें। 3 प्लग पिन जो है वो वोल्टेज को कंट्रोल करता है और शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस कम होते हैं। एंड ये ज़्यादा हैवी वॉट के चीज़ों को अच्छी तरह से इसकी एफिशिएंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब भी आप इसको फिल करेंगे, आपके जो मिक्सर के जार्स हैं उनको आप हमेशा 3/4 फिल करेंगे। उनको आप पूरा ऊपर तक फिल नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये सर्कुलर मोशन में होता है तो ये ऊपर की तरफ आता है, इसकी वॉल्यूम थोड़ी इंक्रीज होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने जार को हमेशा 3/4 ही फिल करें। हमेशा एक और चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आप कंटिन्यूसली मिक्सर को ना चलाएं, उससे मोटर गर्म हो सकती है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जब भी आप मिक्सर चलाएं बीच बीच में उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक ज़रूर देते रहें। एंड कभी भी गरम चीज़ें डायरेक्टली मिक्सर में ना डालें, उससे क्या है मोटर जल्दी गर्म हो जाएगी और आपका जो मोटर है वो जलने का भी डर है और आपको शॉर्ट सर्किट होने का भी डर है। हमेशा जो भी रोटेटिंग पार्ट है उसको प्रॉपरली फिक्स करें मिक्सर में, उसके बाद ही आप अपनी मिक्सी चलाएं। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात का आपको ध्यान रखना है मिक्सी चलाते समय, हमेशा जो उसका ऊपर का कंटेनर है या लिड है उसको आप कवर करेंगे, उसको अच्छी तरह से बंद करेंगे और फिर ही स्विच ऑन करेंगे। नहीं तो जितना भी मैटर है जो मिक्सी के अंदर है वो सारा उछलकर बाहर आ जाएगा और आपकी वॉल्स, आपके कपड़े, सब कुछ खराब हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखता है कि कभी भी आप उसके जो अंदर ब्लेड्स होते हैं उनको हाथ से टच मत करें। वो बहुत शार्प ब्लेड्स होते हैं, उससे आपका हाथ कटने का डर भी रहता है। और जो भी मैनुअल में आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं मिक्सी यूज़ करते समय, कैसे उसको सेट करना है, कैसे आपको लिड बंद करना है, कैसे उसके अटैचमेंट्स आपको यूज़ करने हैं, कौन से अटैचमेंट से कौन सी तरह का यूज़ होगा, उसको एक बार ध्यान से पढ़ लें यूज़ करने से पहले, ताकि आपके काम ज़्यादा बेटर तरीके से हो सके। अब चलते हैं अगले इक्विपमेंट की तरफ, जो है रेफ्रिजरेटर। आप सबके घरों में तो फ्रिज होगा ही। अब आपको पता है कि फ्रिज हमारे लिए कितना ज़रूरी है। कितने काम आप फ्रिज में कर सकते हैं, जैसे ठंडा पानी पीना है, गर्मियों में आपको ठंडा पानी पीने का मन करता है, आपको बर्फ़ चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको कौन प्रोवाइड करता है? आपका सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट जो है रेफ्रिजरेटर, जिसको हम फ्रिज भी बोलते हैं। अब फ्रिज में जब भी आप यूज़ करते हैं आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहीं भी इसको, जो भी आप खाना यूज़ करें उसको प्रॉपर्ली कवर करके रखें। फ्रिज आपके लिए बहुत बेनिफिट है बिकॉज ये आपके फूड को स्पॉइल होने से बचाता है। अब फूड कैसे स्पॉइल हो जाता है? कुछ चीज़ें हैं जैसे दूध है, दही है, आपके फ्रूट्स हैं, आप देखेंगे कुछ दिन अगर आप इसको बाहर रख दोगे इसमें से एक अलग सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है या इसमें एक अलग सी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। वो ग्रोथ किससे होती है? जर्म्स से, बैक्टीरिया से, फंगस से। अब आपका जो फ्रिज है इन चीज़ों को, जिसको हम पेरिशेबल आइटम कहते हैं, पेरिशेबल इसलिए क्योंकि इसमें बहुत मॉइस्चर होता है और उस मॉइस्चर की वजह से जो हमारे हवा में बैक्टीरियाज, जर्म्स या फंगस या जो भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये इन पे अटैक करते हैं और इसको स्पॉइल करते हैं। अब फ्रिज के अंदर का तापमान जो होता है वो कंपैरेटिवली हमारे बाहर के तापमान से कम होता है।
इसका मतलब है जो हमारे फ्रिज का टेम्परेचर है वो लो होता है एज कम्पेयर टू द आउटर टेम्परेचर। तो इसीलिए इस लो टेम्परेचर में आपका खाना जो है वो सुरक्षित रहता है, उसको आप ज़्यादा देर तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपको फ्रिज ठंडा पानी प्रोवाइड करता है, आपको आइस प्रोवाइड करता है, ये आपके खाने को फ्रेश रखता है, हेल्दी रखता है, हाइजीन रखता है, ये आपका समय भी बचाने में आपकी मदद करता है। वो कैसे? सपोज करें आपको सुबह कहीं जाना है और आपको बहुत जल्दी कहीं पहुंचना है, तो आप खाना की कुछ तैयारी मसाले बना के या कुछ चटनी बना के आप रात को फ्रिज में रख सकते हैं। सुबह तक वो फ्रेश ही रहेगी, सुबह तक वो ठीक रहेगी, उसमें कोई बदबू कोई स्मेल नहीं आएगी। लेकिन वही चीज़ अगर आप बाहर रख देंगे तो बैक्टीरियाज के द्वारा ये खराब हो सकती है। तो फ्रिज कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। अब फ्रिज को यूज़ करने के लिए भी कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आप इसके लिए भी 3 पिन प्लग का इस्तेमाल करें। कब बार बार फ्रिज के डोर को नहीं खोलें, बिकॉज आपको जैसे मैंने बताया इसका एक अंदर का तापमान है, एक टेम्परेचर है जो कि लो होता है, उसको हमें मेंटेन करके रखना है ताकि हमारी चीज़ें ख़राब नहीं हो। फ्रिज जब भी आप दीवार के साथ लगा के रखते हैं तो पीछे वो जो कॉइल्स लगी होती हैं, फ्रिज कॉइल से बना होता है, पीछे कॉइलिंग होती है, वो गर्म हो जाती है। उससे क्या है, जब फ्रिज की कॉइलिंग गर्म हो जाएगी तो आपकी जो तारें हैं जो फ्रिज को कनेक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी मोड से, उनको जलने का डर रहता है। पीछे का तापमान हमेशा मेंटेन करके रखना है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कभी भी फ्रिज को आप दीवार के साथ सटका के नहीं रखें, उसको थोड़ी सी आगे रखें ताकि उसको एयर सर्कुलेशन मिल सके। कभी भी खाने की चीज़ें आप फ्रिज की स्लैब्स में नहीं छोड़ेंगे, उनको अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी जो फ्रिज है उसमें कई बारी जो फ्रीज़र सेक्शन होता है उसमें आइस जम जाती है, तो टाइमली आपको फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करना है और टाइमली आपको उसको क्लीन करके रखना है। तो ये तो हुई हमारी फ्रिज की बारी। नेक्स्ट हम आते हैं वॉशिंग मशीन में। अब वॉशिंग मशीन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो आपके गंदे कपड़ों को साफ़ करता है। अब आपको अपने कपड़ों को साफ़ करना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कपड़ों को डेली डिटर्जेंट से धोएं। अगर वही चीज़ आपको हाथ से करनी पड़े तो आपका कितना समय, कितनी एनर्जी बर्बाद होगी। इसके लिए आपके जो घरों में मशीन्स होती हैं उसको हम वॉशिंग मशीन कहते हैं, क्योंकि ये आपके कपड़ों को साफ़ करता है। वॉशिंग मशीन भी बहुत तरह की आती है, जैसे सेमी ऑटोमेटिक, मतलब आप उसमें आधी टब में वॉश कर सकते हैं, आधे में रिंस कर सकते हैं। एक होती है फुली ऑटोमेटिक, उसमें क्या है, एक बार आपने कपड़े डाले तो वो कपड़े धुल के, निचुड़ के, साफ होके पूरे बाहर निकलेंगे सुखा के। आपको बस उनको थोड़ी देर वायर पे डालना है और वो जल्दी सूख जाएंगे, वो पूरे कंप्लीटली ड्राई होके होते हैं। तो वो फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है। एक होती है फ्रंट लोडिंग। फ्रंट लोडिंग मशीन्स वो हैं जिसमें आप उनका जो ओपनिंग है, जो डोर जहाँ से आप कपड़े डालते हो वो आगे से खुलता है, उसको फ्रंट लोडिंग कहते हैं। एक होती है आपकी टॉप लोडिंग मशीन, जिसमें आप जो कपड़े डालते हो इनके बैरल होता है, एक चैम्बर जहाँ पे आप कपड़े डालते हो, वहाँ पे वो वॉशिंग होती है। तो इसकी जो ओपनिंग होती है वो ऊपर से खुलती है, उसको हम टॉप लोडिंग कहते हैं। वॉशिंग मशीन यूज़ करते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे इनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है, इसकी रेगुलर क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएं, आप ध्यान रखें कि उसमें कुछ भी अब्रेजन या उसमें कुछ भी बेकिंग सोडा टाइप का हार्ड डिटर्जेंट ना डालें, वो आपकी मशीन को ख़राब कर सकता है। अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग ही डिटर्जेंट इसमें यूज़ करें। एंड जब भी आप इसको मशीन को यूज़ करें, इसकी हाइट थोड़ी सी फ्लोर से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जब मशीन में कपड़े होते हैं उसमें थोड़ा वेट हो जाता है तो वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा करती है। उससे क्या है कि नीचे की जो इसकी सरफेस है वो अपग्रेड होने का या वो ख़राब होने का डर रहता है। तो हमेशा अपनी वॉशिंग मशीन को थोड़े से डिस्टेंस पे ही रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप मशीन में कपड़े धो रहे हैं उसमें कोई भी शार्प चीज़ें नहीं डालें। आपके कपड़ों में कई बार बहुत सारी एसेसरीज, पिन्स होते हैं या कुछ भी चीज़ें होती हैं, उनको पहले निकाल लें ताकि ये आपके मशीन के पार्ट्स में फंस के उनको ख़राब नहीं करें। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो भी आप वाटर सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसको आप ऑन मत छोड़ें, उसको प्रॉपर्ली जब लेवल तक आ जाए तो आप प्रॉपर्ली बंद कर दें। वाटर सोर्स मशीन के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि क्लीनिंग, वॉशिंग सब अच्छी तरह से हो सके। नेक्स्ट हमारा आइटम जो है टूल का, वो है सोइंग मशीन। आप सब तो जानते हैं कि घर में कई बारी कपड़े फट भी जाते हैं, उनमें कई बारी कोई छोटा सा होल हो जाता है या आपको घर में कुछ चीज़ें सिलनी होती हैं। अगर आप वो हाथ से सिलेंगे, नीडल से सिलेंगे, तो उसमें इतनी मजबूती नहीं होगी और वो काम आपका बहुत देर तक होगा। तो इस काम को, कपड़ों को सिलने के लिए या उसको मेंडिंग करने के लिए या उनको आपस में जोड़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट जो आपके घरों में मौजूद है वो है सोइंग मशीन। सोइंग मशीन एक तरह का नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट नहीं होती। या ये मोटर से चलता है, या ये फुट पेडल से चलता है, या ये मैनुअली चलता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें भी आप कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि मशीन्स जो हैं वो ज़्यादा देर तक आपके काम दे सके, आपको ज़्यादा देर तक बेनिफिट दे सके। सो सुइंग मशीन को यूज़ करने के लिए जो भी आपको प्रिकॉशंस हैं कि जो आपकी मशीन है उसको एक कांस्टेंट स्पीड पे ही चलाएं। अगर आप उसको बीच में रुक रुक के चलाएंगे, उसको थोड़े से बीच में जर्क्स देंगे या झटके देंगे, तो आपकी मशीन की जो पेडलिंग है उसमें अड़चन आ सकती है। आपकी मशीन में जो नॉब्स होते हैं जिसमें आप थ्रेड्स को बांधते हैं उसमें अड़चन आ सकती है। तो इसके लिए एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके रखें। हमेशा सॉफ्ट कपड़ों का इस्तेमाल करें। उससे क्या है कि अगर आप सॉफ्ट कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो धागे हैं वो मशीन के पार्ट्स में फंसते नहीं हैं। आप अपने मशीन को रेगुलर ऑयलिंग करें, उनको रेगुलर क्लीन करें, और हमेशा जब भी आप मशीन को नहीं यूज़ करें उसके प्रेशर फुट में या उसकी जो निडल जहाँ पे लगी होती है उसके नीचे एक प्लेन सा कपड़ा रख दें ताकि कोई भी डर्ट या डस्ट उसके अंदर नहीं जाए। नेक्स्ट हमारा जो नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो है कुकिंग स्टोव। खाना तो आप सब लोग बनाते ही हैं। अब खाना किस पे बनता है? खाना बनता है हमारे गैस स्टोव में। और वो गैस स्टोव किससे चलता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से जलती हैं, हमें करंट की ज़रूरत होती है। लेकिन नॉन इलेक्ट्रिसिटी चीज़ें जो हैं वो हमारी जलती हैं बहुत सारे फ्यूल से। अब इतनी तरह के फ्यूल्स हैं, आपके पास बायोगैस है, आपके पास CNG है, आपके पास LPG है। तो ये हमारी कुकिंग स्टोव को, कुकिंग गैस को ऑन करने में या उनको बर्न करने में या हमारे को फ्यूल प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सो आप खाना बनाते हैं अपनी कुकिंग स्टोव में। अब कुकिंग स्टोव में भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी कुकिंग स्टोव के पार्ट्स हैं, जैसे उसका ऊपर का चूल्हा हो गया जहां आप खाना बनाते हैं, या उसका बर्नर हो गया, या उसके नॉब्स हो गए, उसको हमेशा क्लीन रखें। ऐसा नहीं है कि खाना आपका उसमें फंस जाए और बाद में आपको दिक्कत हो। हमेशा आप अपने कुकिंग स्टोव को साफ सुथरा रखेंगे। नेक्स्ट है, जब भी आप बर्नर को ऑन करें तो आप देख लें कि आपको किस तरह की स्पीड चाहिए। ज़्यादा फ्यूल वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था मशीन्स को यूज़ करने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होगा वो है कि आपको फ्यूल को बचा के रखना है, उसको वेस्ट नहीं करना। तो कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल को हमेशा ध्यान में रखें। उसी के अकॉर्डिंग जब जितना ज़रूरत है उतनी ही गैस इस्तेमाल करें और सही बर्तन यूज़ करें। अगर मुझे चावल बनाने हैं, अगर मैं वो चावल कढ़ाई में बना रही हूँ तो वो ज़्यादा समय लेगा, लेकिन उसी टाइम अगर मैं प्रेशर कुकर यूज़ करूँगी तो मेरा फ्यूल भी बचेगा, मेरा टाइम भी बचेगा और मेरा खाना जो है वो जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। ध्यान रखें, जो भी आपकी गैस सोर्स है, जैसे आपका सिलेंडर है वो आपकी गैस सोर्स है, उसको जब आप बर्नर से कनेक्ट करते हैं तो एक पाइप के थ्रू कनेक्ट करते हैं। वो पाइप में क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो लीकेज होने का डर है। अगर गैस की लीकेज होगी तो घर में आग भी लग सकती है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है सोलर कुकर। अब सोलर कुकर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सोलर एनर्जी से वर्क करता है। सोलर एनर्जी क्या है? सूरज की एनर्जी, जो हमें सूरज की किरणों से एनर्जी मिलती है। इसमें एक ब्लैक कोटिंग होती है, एक चेम्बर होता है, ब्लैक एक बॉक्स टाइप चेम्बर होता है, उसमें ब्लैक कोटिंग होती है, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो आपके जो हीट है या सन एनर्जी है उनको एब्जॉर्ब करता है। इसमें जब ये ब्लैक एनर्जी इसको ऑब्जर्व करता है, एक मिरर की सहायता से आप सन की रेस को डायरेक्ट करते हैं ताकि वो एक सरफेस पे पड़े। वहाँ पे मेटल सरफेस होता है जो उसको हीट अप करता है, और उस मेटल सरफेस को जब हीट हो जाता है तो आप खाना उस पर बना सकते हैं, आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सोलर कुकर आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें आप का जो खर्चा है कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि आप नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। बट इसके लिए भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी सोलर कुकर यूज़ करें, आपको डे टाइम में जब सनलाइट एक्सेस में है तभी यूज़ कर पाएंगे। जब आपकी सनलाइट नहीं है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ये वाला जो इक्विपमेंट है इतना बेनिफिशियल नहीं होता, बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द इकोनॉमिकल सोर्स जिससे आप अपने खाने को कुक कर सकते हैं। आप इसको एक सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। अब हमने बात करी इतने सारे इक्विपमेंट्स की, इतने सारे टूल्स एंड गैजेट्स की, लेकिन इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेफ्टी गाइडलाइंस आप फॉलो करें। सबसे पहले सेफ्टी गाइडलाइंस क्या है? जब भी आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ करें, 3 पिन प्लग्स ही यूज़ करें, क्योंकि ये आपके वोल्टेज को, आपके करंट को कंट्रोल करके रखता है। हमेशा जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेते हैं उसको किसी जो रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिकल वर्कर्स होते हैं उनसे ही इंस्टॉल करवाएं, उनसे ही लगवाएं, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज होती है तारों की, उनको प्रॉपर नॉलेज होती है करंट की, उनको प्रॉपर नॉलेज होती है कि कौन से वायर से क्या नुकसान हो सकता है, उनको फिट कैसे करना है। इसीलिए हमेशा एक रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिकल वर्कर से ही आप फिट कराएं। जो भी मैनुअल्स में गाइडलाइंस दी हुई है हमेशा आप उसको फॉलो करें। हमेशा आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चेक करें यूज़ करने से पहले, कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं से वायरिंग तो नहीं निकली हुई, ताकि आप दुर्घटना से बच सके।
जब भी आपके प्लग्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं या उनको आपको लगता है कि वो कहीं से टूट गए हैं या कहीं से तारें टूट गई हैं, उनको इमीडिएटली रिप्लेस करें। जब भी आप अपना एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदते हैं, उनको एक गारंटी कार्ड के साथ खरीदें, एक रेप्यूटेड शॉप से खरीदें। उससे बेनिफिट क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। सर्विस का मतलब होता है उनको बार बार चेक कराने की ज़रूरत होती है। तो कोई ना कोई जो आपको गारंटी देता है कि हम ये आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एक गारंटी पीरियड में दे रहे हैं, वो आके उसको चेक करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने गारंटी पीरियड में आप उसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ कर रहे हैं वो ठीक ठाक से रहे, ठीक ठाक से चले। अगर कहीं कुछ खराबी आती है तो वो लोग आके उसको रिप्लेस करते हैं या ठीक करते हैं। कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के सामने आप उसको वेट चीज़ से हैंडल नहीं करेंगे, मतलब गीले हाथों से हैंडल नहीं करेंगे। हमेशा ब्रांडेड जगह से ही अपने इक्विपमेंट्स को खरीदेंगे। जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को प्लग इन करते हैं, उसको ध्यान से सॉकेट में डालेंगे। आप प्रॉपर चेक करेंगे कि ऑन करने से पहले वो अप्लायंस अच्छी तरह से सॉकेट में डला है कि नहीं डला। हमेशा जो भी आपकी जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनको आप कपड़े सुखाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। कई बार देखा है कि वायर्स के ऊपर लोग कपड़े सुखा रहे हैं, तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि कपड़े होते हैं गीले और इनसे इलेक्ट्रिक सर्किट होने का खतरा है, करंट लगने का खतरा है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनसे गीली चीज़ को हमेशा दूर रखें, उनको गर्म चीज़ों से दूर रखें, जैसे स्टोव है, गैस सिलेंडर है, इनसे इनको दूर रखें, क्योंकि अगर ये जल जाएंगे तो इनके बीच की जो वायर्स हैं, जैसे कॉपर वायर है या कोई और वायर जो आप यूज़ करते हैं जिससे करंट फ्लो होता है, उसमें सर्किट होने का खतरा होता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा आपके पास सफिशिएंट वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब आपके पास एयर सर्कुलेशन खुला होना चाहिए जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कंजस्टेड जगह में अगर आप वायरिंग यूज़ करेंगे तो स्पार्क हो सकता है, एक वायर दूसरे में इंटेंगल होके आग लगने का खतरा रहता है। तो इसलिए हमेशा इनको खुली जगह में ही यूज़ करेंगे। बच्चों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दूर रखिए, क्योंकि बच्चों को इतना आइडिया नहीं होता है। अगर वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको करंट लग सकता है एंड ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। हमेशा अपने जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनको साफ़ करके अच्छी तरह से स्टोर करके रखें। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं ताकि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो आपके लॉन्ग रन तक, यानी ज़्यादा दिन तक चल सके, उनसे कोई दुर्घटना ना हो या उनसे आपको फ़ायदा ही मिले, आपको नुकसान ना हो। हमेशा याद रखें कि आप अपने जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं उसको अच्छी तरह से साफ़ करके उनकी जगह पे उनको अच्छी तरह से रखें। अगर इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं तो आप उनको पानी की सोर्स से, गर्म चीज़ों से दूर रखें। अगर नॉन इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं तो आप उनकी सरफेस को क्लीन करें ताकि वो डस्ट से, डर्ट से दूर हो सके। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ताकि जो आप इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, जो आपको इतना बेनिफिट देते हैं, वो ज़्यादा टाइम तक चल सके। तो ये तो थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। अब बारी आती है कि आप इक्विपमेंट्स को सिलेक्ट कैसे करें, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले है नीड। मेरे को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं तभी वो चीज़ लूँगी। मुझे अगर वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम मॉप से चल रहा है, तो मुझे वैक्यूम क्लीनर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, आपका पैसा वेस्ट होता है। तो जब भी कोई इक्विपमेंट खरीदे, मुझे अगर ब्लेंडर की ज़रूरत है तो मुझे ब्लेंडर खरीदना है, मुझे अगर वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है तो मुझे वॉशिंग मशीन खरीदनी है। हमेशा चीज़ें तभी खरीदें जब उसकी बहुत ज़्यादा नीड है आपको। बिना नीड के अगर दूसरों को देख के शौक से चीज़ें खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो चीज़ें खरीदने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि आपकी लाइफ में उसकी नीड है कि नहीं है। सेकेंड है टाइम, मनी और एनर्जी। वो इक्विपमेंट खरीदे जिससे आपका समय बचता हो, वो इक्विपमेंट खरीदे जो इकोनॉमिकल है। उसके लिए आप पहले मार्केट में थोड़ा सर्वे करें, आप इधर उधर 2-3 दुकानों से पूछें कि उनके रेट में कोई डिफरेंस तो नहीं है। आप पहले ये ध्यान दें कि आप जो चीज़ खरीद रहे हैं क्या उससे आपका समय बचता है, और हमेशा वही इक्विपमेंट सिलेक्ट करें जिससे आपके समय, आपकी एनर्जी, आपका फ्यूल बचता हो। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताया था कि मुझे चावल बनाने हैं। चावल बनाने के लिए अगर मैं कढ़ाई उठाती हूँ, मेरा एक इक्विपमेंट है, वो भी मेरा एक किचन इक्विपमेंट है। अगर उस टाइम पे मैं कढ़ाई उठाती हूँ तो वो चावल मेरे 15 से 20 मिनट में बनेंगे। लेकिन अगर उस टाइम पे मैं सही इक्विपमेंट की चॉइस करती हूँ, जैसे प्रेशर कुकर, तो हार्डली मुझे 2 से 5 मिनट लगेंगे चावल बनाने में। तो ऐसे क्या हुआ, मैंने अपना समय भी बचाया, मैंने अपना फ्यूल भी बचाया और मैंने अपनी एनर्जी भी बचाई। तो पहली है नीड और दूसरी है आपका टाइम, आपका मनी सेव होना चाहिए। तो ऐसी सिलेक्शन करो जिससे आपका समय भी बचे, आपका पैसा भी बचे और आपकी एनर्जी भी बचे। नाउ नेक्स्ट है आपका कॉस्ट। आप
सबसे पहले आते हैं क्लीन में। अब वो चीज़ लें जो इजीली क्लीन हो सके। अब मैं ऐसे हैवी इक्विपमेंट्स ले लूँ जो कि क्लीन करने इम्पॉसिबल है, क्लीन करने में उनको दिक्कत हो रही है या मुझे किसी स्पेशल बंदे को बुलाना पड़ रहा है, तो उससे क्या होगा, मेरा समय, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ वेस्ट होगा और पड़े चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो वो वाले इक्विपमेंट्स यूज़ करें जो बहुत ईजिली क्लीन हो सकते हैं। नेक्स्ट है, जब भी आप कोई इक्विपमेंट ले रहे हैं आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि वो उसमें कितना करंट फ्लो होता है, वो कितने वाट का है या कितने वोल्टेज का है या उसमें कितना करंट फ्लो हो सकता है। उसके बाद आप जब भी कोई इक्विपमेंट ले रहे हैं आप ध्यान रखें कि मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए सही वोल्टेज होनी बहुत ज़रूरी है, मॉडल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। ये सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके इक्विपमेंट्स सही डायरेक्शन में आएंगे। तो यहाँ तो हमने सीखा कि क्या क्या ज़रूरी है इक्विपमेंट्स की देखभाल के लिए, इक्विपमेंट्स की यूज़ के लिए, उनकी सिलेक्शन के लिए। तो आज हमने हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स के बारे में सीखा, हमने इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल के बारे में सीखा। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। तो यहीं पे हम एंड करते हैं हम अपने आज का प्रोग्राम। थैंक यू लर्नर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।